दोस्तों, चाइना में करीब 3 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में यह एस्टिमेट है कि उनकी शादी कभी भी नहीं होगी। चाइना में इनके लिए एक टर्म भी बना दी गई है जिसका नाम है गुआंगुन, यानी कि सूनी वो शाखा या वो टहनी पेड़ की जहां कोई भी फल नहीं लगेगा। और वहां के आंकड़े तेजी से बदल भी रहे हैं। 2010 में 30 साल के चाइनीज मर्दों में 18% आदमी कुंवारे थे। 2020 तक ये नंबर बढ़कर 29% हो गया और 35 साल वालों में 8 से बढ़कर यह परसेंटेज 12 तक पहुंच गया। अब चाइना के अंदर वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया से कई औरतों की तस्करी की जाती है क्योंकि वहां पर दुल्हनों की कमी हो चुकी है चाइना के अंदर। अब इंडिया का डेटा देखते हैं और यहां तस्वीर आपको और बड़ी नजर आएगी। यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में एक अनुमान लगाया था कि इंडिया में शादी लायक आदमियों की संख्या औरतों से करीब 7% ज्यादा है और ये 2040 तक बढ़कर 16% तक जा सकती है, जबकि एक नॉर्मल सोसाइटी में जनरली ये अंतर 5% का होता है। और यूएनएफपीए की स्टडी है जो इंडिया की मैरिज स्क्वीज पर उनका सीधा अनुमान है कि 2040 में कुंवारे मर्दों की रेशियो सबसे ऊपर होगा करीब 12.6% तक। और ध्यान दीजिए कि 2040 में वो कौन सी पीढ़ी होगी, वो पीढ़ी जो 2000 के दशक में या उसके शुरुआत में पैदा हुई है, ठीक उस दौर में जब इंडिया का सेक्स रेशियो एट बर्थ अपने सबसे खराब स्तर पर था। और अब वो आंकड़ा सुनिए जो पूरी कहानी का एक्चुअली बेसिस है। यूएनएफपीए के अनुमान के मुताबिक 1990 से 2018 के बीच इंडिया में 0 से 6 साल की उम्र की करीब 4 करोड़ 58 लाख लड़कियां मिसिंग है, यानी कि वो लड़कियां जो पैदा होनी चाहिए थी पर नहीं हो पाई है या पैदा हुई थी लेकिन बच नहीं पाई। आप देखिए कितना बड़ा नंबर है, 4 करोड़ 58 लाख। तो सवाल ये है कि इंडिया में करोड़ों मर्द ऐसे क्यों होंगे जिनकी शादी कभी नहीं होगी? ये लड़कियां आखिर गई कहां और क्या ये किसी के साथ हुआ है अपने आप से या कुछ ऐसा है जो हम लोगों ने सब ने मिलके खुद से किया है? तो चलिए सबसे पहले जमीन पर देखते हैं कि ये सिचुएशन दिखाई कैसी देती है। अगर आप हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ गांव में जाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगी जो 30 साल से पहले उन गांव में नजर नहीं आती थी। वहां ऐसे घर हैं जहां उनके घर में जो बहू है वो उसी गांव की नहीं है, उसी जिले की नहीं है, बल्कि उस बहू को 2000 किलोमीटर दूर से लाया गया है, यानी कि उसे बंगाल से या आसाम से या उड़ीसा से या झारखंड से या बिहार से या केरला से लाया गया है। लोकल भाषा में इनके लिए कई सारे टर्म्स भी आ गए हैं, कई नाम से बुलाया जाता है इन बहुओं को, जैसे पारो, मोलकी या फिर परदेसी बहू। और ये रिश्ते अक्सर किसी रिश्तेदारी की वजह से नहीं करवाए जाते हैं। बीच में एक्चुअली एक बिचौलिया होता है जो दूसरे स्टेट से एक लड़की लाता है और लड़के के परिवार से उसे पैसा लेता है वो। अब यहां आप एक बात समझिए कि क्यों इस मुद्दे पर बहुत सिंपलिस्टिक बातें आपने सुनी होंगी, चारों तरफ आप सुनते होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका सिस्टम है। और सभी क्रॉस रीजन शादियां एक्चुअली आपको यह समझना होगा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या तस्करी नहीं है। कुछ परिवार सच में रिश्ते जोड़ना चाहते हैं और कुछ औरतें खुद बेहतर जीवन की उम्मीद में ये शादियां कर लेती है। एक रिसर्चर हैं रीना कुकरेजा, उन्होंने 246 गांवों में काम करके दिखाया कि एक्चुअली सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके अंदर एक गंभीर सच्चाई भी है। इन औरतों के पास अपने रिश्ते पर कोई चॉइस नहीं है। मतलब लगता तो ऐसा है कि वो अपनी सिचुएशन बेटर करने के लिए आई है, लेकिन औरतों के पास में कोई भी चॉइस नहीं है इस शादी को करने के लिए। वो एक नई भाषा सीखती हैं, नई संस्कृति में आती हैं और नई जगह में आती हैं जहां उनका कोई अपना नहीं होता है। कई जगह उन्हें पूरी तरह से समाज का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। और एनजीओ रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा जैसे राज्य में हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें सहमति लेकर शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। और इस बात को ठीक से समझिए, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन मर्दों का नहीं होता है जिनकी शादी नहीं हो पा रही, सबसे ज्यादा नुकसान उन औरतों का होता है जो अपनी मर्जी के बिना हजारों किलोमीटर दूर भेज दी जाती हैं तस्करी के द्वारा। तो अब असली सवाल यह है कि आखिर ये औरतों की कमी कैसे पैदा हुई, इस सिचुएशन तक हम कैसे पहुंचे? और इसका जवाब एक्चुअली शुरुआत होती है बायोलॉजी से। अब देखिए, नेचर का अपना एक तरीका है ऑपरेट करने का। पूरी दुनिया में आम तौर पर 100 लड़कियों पर करीब 105 लड़के पैदा होते हैं। थोड़े ज्यादा लड़के इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि बचपन में लड़कों की डेथ रेट थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाता है। और अगर ये रेशियो एक लिमिट से ज्यादा बिगड़ जाए तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि बीच में इंसान ने कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस किया है। और इंडिया में वो इंटरफेरेंस 1980s के डेकेड में शुरू हुआ जब अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल हो गई। अल्ट्रासाउंड अपने आप में एक बड़ी खोज थी जिसने लाखों प्रेग्नेंट औरतों की जान भी बचाई है, लेकिन उसका एक दूसरा इस्तेमाल शुरू हो गया कि गर्भ में बच्चे का जेंडर पता करना और अगर वो लड़की है तो फीटिसाइड करना या गर्भपात करवाना। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ गरीबी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये समस्या उन राज्यों में सबसे ज्यादा थी जो सबसे अमीर हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास वाले इलाके। और पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में भी ये उतनी ही ज्यादा
प्रेवलेंट है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार छोटे हुए, पहले 5-6 बच्चे थे, फिर 2, वैसे वैसे एक नई सोच आई कि 2 ही बच्चे करने हैं तो कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए। डेमोग्राफर्स इसे फर्टिलिटी स्क्वीज कहते हैं। जब परिवार बड़े थे तब बेटा अपने आप हो जाता था, जब परिवार छोटा हो गया तो लोग उस बेटे को चुनने लगे। और बेटा चाहिए क्यों था? क्योंकि हमारे समाज ने सदियों तक बेटे को संपत्ति और बेटी को बोझ माना है। बेटा एक्चुअली आपके वंश को चलाता है, बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, और वो आपको और आपकी बेटी अगर आप देखेंगे तो बेटी के साथ दहेज जाएगा, और वो हमेशा से पराया धन मानी गई है। यानी जिस दहेज के दर से लोगों ने बेटियां नहीं होने दी, आज उसी की वजह से बेटों को दुल्हन भी नहीं मिल रही है। ये एक समाज का अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, और उसका बिल एक्चुअली हमें अब आ रहा है और हम अब इसको भोग रहे हैं। और इस बात को सबसे साफ तरीके से ऐसे समझिए कि जो मर्द आज शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो कोई अन्याय का शिकार नहीं है, वो उस पीढ़ी का बचा हुआ आधा हिस्सा है जिसका दूसरा आधा हिस्सा पैदा ही नहीं होने दिया गया। और असली पीड़ित वो मर्द नहीं है, असली पीड़ित वो 4,58,00,000 लड़कियां हैं जो एक्चुअली कभी पैदा ही नहीं हो पाई। अब एक जरूरी सवाल ये कि अगर सिर्फ सेक्स रेशियो की वजह होती तो सबकी शादी में दिक्कत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मर्दों की शादी आराम से हो जाती है और कुछ की बिल्कुल नहीं हो पाती है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और यहाँ डेमोग्राफी खत्म होती है और यहाँ पर इकोनॉमी शुरू हो जाती है। वेस्टर्न यूपी के एक गांव में 11 महीने तक रहकर किए गए एक रिसर्च में ये बात साफ पता लगी कि जिन आदमियों की शादी नहीं हो पा रही थी उनमें 3 चीजें कॉमन थी। पहला, बहुत कम जमीन, दूसरा, कम पढ़ाई, और पक्की नौकरी ना होना, यानी कि ना सरकारी नौकरी होना या फिर प्राइवेट में भी नौकरी पक्की ना होना। यानी सिर्फ लड़की की कमी नहीं बल्कि कौन सा लड़का बचकर रह जाएगा ये उसकी आर्थिक स्थिति तय करती है। और इसके पीछे एक सामाजिक नियम है जिसे समझना जरूरी है। हमारे समाज में परंपरा रही है कि लड़की की शादी अपने से बेहतर या फिर बराबर स्थिति वाले घर में कराई जाए। इसे हम कहते हैं हाइपरगेमी। अब इस नियम का सीधा आप मैथ्स समझिए कि अगर हर लड़की ऊपर या बराबरी को देखेगी तो सबसे नीचे वाले पायदान के मर्द अपने आप बाहर हो जाएंगे सिस्टम से, क्योंकि उनके नीचे कोई है ही नहीं बचा हुआ। और यही बात चाइना में भी है। वहां भी जो मर्द आर्थिक सीढ़ी में सबसे नीचे हैं उन्हीं की शादी सबसे मुश्किल है। और अब इसमें तीसरी चीज जोड़ लीजिए, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट। गांव में खेती की जमीन हर पीढ़ी में बंटकर छोटी होती जा रही है और पक्की नौकरियां वो कम होती जा रही हैं। और जब एक नौजवान के पास न जमीन हो, न डिग्री हो और ना ही परमानेंट इनकम हो तो कोई भी परिवार अपनी बेटी उसके साथ भेजने में एक्चुअली हिचकिचाएगा। तो असली तस्वीर ये है कि ये 3 चीजें एक साथ गिरी है। एक, कम लड़कियां, दूसरा, हाइपरगेमी का नियम, और तीसरा, गांव में खत्म होती हुई नौकरियां। और जब तीनों एक साथ आते हैं तो नतीजा ये होता है कि पूरा तबका, गांव का गरीब, कम पढ़ा लिखा नौजवान इस बाजार से पूरी तरह से बाहर हो जाता है। अब स्थिति के असर आप देखिए, क्योंकि ये सिर्फ शादी तक नहीं रुकते हैं। पहला असर यह है कि औरतों पर इसका क्या असर होता है, और ये सबसे गंभीर है। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियां कम होंगी तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन रिसर्च इसका उल्टा इशारा करता है कि जिन इलाकों में ये इम्बैलेंस ज्यादा है वहां स्टडीज में पाया गया है कि लड़कियों की शादी और भी कम उम्र में होने लगती है और उनके साथ जबरदस्ती के मामले और बढ़ जाते हैं। और परिवार लड़कियों को सुरक्षित रखने के नाम पर उनकी आजादी को और भी कम कर देता है। स्कूल को वो छुड़वा देता है, अकेले बाहर नहीं जाने देता है। यही कमी पैदा करने का नतीजा औरतों को ताकत नहीं बल्कि उन्हें कैद देता है। आप देखिए कि हमें लगता है कि औरतें कम होंगी तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, लेकिन उनकी फ्रीडम को कर्व कर दिया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में एक डेकेड में औरतों के खिलाफ अपराध 127% बढ़े। दूसरा असर है तस्करी। जैसा हमने देखा कि ब्राइड इंपोर्ट का पूरा धंधा इसी स्कैरसिटी के ऊपर बेस्ड है, और चाइना में तो ये सीमाओं के पार भी जा चुका है, यानी कि दूसरे देश से औरतों को इंपोर्ट किया जा रहा है। तीसरा असर इसका उन मर्दों पर खुद पर है, और ये बात अक्सर नोटिस ही नहीं होती है कि हमारे समाज में एक मर्द की पूरी पहचान शादी और बच्चों से जुड़ी हुई है। जो मर्द 35 से 40 साल की उम्र तक कुंवारा रह जाता है उसे गांव में एक अलग नजर से देखा जाता है। उसका सामाजिक दायरा छोटा हो जाता है, यानी सोशल सर्कल छोटा हो जाएगा, और बुढ़ापे में उसके पास में देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। रिसर्च में ऐसा भी मिला है कि ऐसे घरों में घर का काम उन कुंवारे बेटों को करना पड़ता है जो उनके लिए एक छुपी हुई शर्म भी बन जाती है। यानी इस एक गलती ने 3 अलग अलग सेक्शंस को नुकसान पहुंचाया। उन लड़कियों को जो पैदा नहीं हुई, उन औरतों को जिनकी स्मगलिंग हुई, और उन मर्दों को जो इवेंचुअली अकेले रह जाएंगे। और इसमें किसी की जीत नहीं हुई। अब देखिए,
क्योंकि सरकार ने इस पर काम किया है और कुछ काम ने असर भी दिखाया है। 1994 में PCPNDT एक्ट आया, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। इसके तहत गर्भ में बच्चे का लिंग पता करना और बताना गैर कानूनी है। अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रिकॉर्ड रखना जरूरी है, और इसको अगर आपने उल्लंघन किया तो लाइसेंस रद्द हो सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है। इसके लिए आज आपको हर अल्ट्रासाउंड सेंटर में वो बोर्ड दिखता है कि यहां भ्रूण या लिंग की जांच नहीं की जाती है, नहीं बताया जाएगा। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी शुरू हुआ, जो हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया, ठीक उस राज्य से जहां समस्या सबसे गहरी थी। इसका फोकस सिर्फ कानून नहीं था, सोच बदलना था। और इसके साथ सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं आई, जो बेटियों के नाम पर बचत को बढ़ावा देती हैं ताकि बेटी खर्चा ना लगे माँ बाप को। और उससे क्या फर्क पड़ा? हाँ, साफ फर्क तो पड़ा है। PW रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार इंडिया का सेक्स रेशियो एट बर्थ अब सामान्य की तरफ लौटने लगा है। ये एक बड़ी कामयाबी है और इसका श्रेय कानून, अभियान, बढ़ती हुई शिक्षा और बदलती सोच सभी को एक साथ देना होगा। और इसी वजह से UNFPA की स्टडी कहती है कि मैरिज स्क्वीज 2040 में अपने पीक पर होगा और उसके बाद 2050 तक वो 12.6% तक गिरकर करीब 8.1% पर आ जाएगा, क्योंकि 2004 के बाद पैदा हुई पीढ़ियों में अनुपात बेहतर है जेंडर का। यानी ये समस्या हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन अगले 15-20 साल इसका सबसे मुश्किल दौर होगा। और इसमें एक गहरी बात है जो हर UPSC वाले को समझनी चाहिए कि डेमोग्राफी अपने फैसले तुरंत नहीं सुनाती है, वो 20-25 साल के इंतजार करवाती है आपसे। जो फैसला 2001 में एक अल्ट्रासाउंड रूम में लिया जा रहा था, उसका नतीजा 2026 में एक गांव के मंडप में दिख रहा है, और जो फैसला आज लिया जाएगा उसका असर 2050 में हमें नजर आएगा। इसलिए पॉपुलेशन से जुड़ी जो पॉलिसीज होती है उनमें गलती की कोई माफी नहीं होती है। आप उसे ठीक करना है तो शुरू से ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो पीढ़ी पैदा नहीं हुई वो तो वापस नहीं आ सकती है। तो अब पूरी बात एक जगह रखते हैं। ये इस वीडियो इस बारे में नहीं है कि किसने किसका हक मारा, इस बारे में है कि एक समाज ने अपनी ही सोच के चलते अपनी ही बेटियों को चुनकर हटाया और अब उसके बेटे के पास में कोई जीवन साथी बचा ही नहीं है। ये किसी औरत का फैसला नहीं था, ये किसी एक परिवार का फैसला नहीं था, ये करोड़ों परिवारों का 3 डेकेड्स तक लिया गया एक ही तरह का फैसला था। और उस फैसले के पीछे एक सोच थी कि बेटा संपत्ति है, बेटा वेल्थ है और बेटी बोझ है। और आज वही सोच पलटकर उन्हीं घरों के सामने खड़ी है। इसलिए इस समस्या का हल कोई दुल्हन लाने वाली स्कीम नहीं है, इसका हल वही पुरानी धीमी मुश्किल चीज है कि बेटी को पढ़ाना, उसे कमाने लायक बनाना, दहेज की परंपरा को तोड़ना और उस दिन तक पहुंचना जब एक परिवार बेटी होने पर उतना ही खुश हो जितना कि बेटा होने पर खुश होता है। और उस मंडप की खाली कुर्सियों का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि एक समाज अपनी बेटियों के बिना अपने बेटों का भविष्य नहीं बना सकता है, क्योंकि जिस पीढ़ी की आधी लड़कियां गायब हो जाती है उस पीढ़ी का पूरा हिस्सा अकेला रह जाता है। और वो खाली कुर्सी किसी और ने नहीं रखी थी, वो हमने खुद रखी थी 25 साल पहले, जिसका असर हम आज भी भोग रहे हैं। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट करके बताएं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम हैंडल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे, इन दोनों QR कोड्स को स्कैन करके, एंथ्रोलॉजिकली ऑन टेलीग्राम और एंथ्रोलॉजिकल ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। आपको और भी इस तरह के वीडियोस जो आपको लगते हैं जिन पर बनने चाहिए वीडियोस, प्लीज आप इसमें कॉमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।